अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 एंड दैट इज़ काउंटिंग मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 15 है। इसमें दो मेन चीज़ें हैं। एक है काउंटिंग द नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स और दूसरा प्रोबेबिलिटी। इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम एन काउंटिंग रूल, ठीक है। एम एन काउंटिंग रूल बेसिकली जो है ये हमें बताता है पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। देखिए, पॉसिबिलिटीज़ और ये जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये आपका बेसिक एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपकी बेस बनेगी आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और जी स्कोर, टी टेस्ट, कॉय स्क्वायर, सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। सो ये वाला चैप्टर जो है ये आपने बुनियादी मींस के आपको कंसेप्ट देगा प्रोबेबिलिटी का और पॉसिबिलिटीज़ का। अच्छा, जो सबसे एक फर्स्ट है 1.1 दैट इज़ एम एन काउंटिंग रूल। देखिए, पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप देखते हो कि किसी कॉइन को आप टॉस करते हो तो कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। देखिए, क्रिकेट मैच होता है तो कॉइन को हम टॉस करते हैं ना, तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या हेड आएगा या टेल आएगा। सो वो जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसी की बेस पे आगे हमने ये वाला कंसेप्ट लेना है। देखिए, एम एन काउंटिंग रूल हमें ये कहता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं किसी भी आउटकम की, उनको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, किस तरह से उसको फोरकास्ट कर सकते हैं, ये उसके बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दफ़ा जब आप कॉइन है उसको टॉस करते हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लाइक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि जब आप दो दफ़ा कॉइन टॉस करोगे तब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो जो पॉसिबिलिटीज़ का फार्मूला है एम एन काउंटिंग रूल, वो हमें ये कहता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनकी प्रोडक्ट ली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट टाइम में जो पॉसिबिलिटी है कॉइन को जब आप टॉस करोगे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, मीन्स दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेकंड टाइम जब आप कॉइन को टॉस करोगे तब भी क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इनकी हमेशा एडिशन नहीं होती बल्कि प्रोडक्ट होती है। मीन्स कि जब दो दफ़ा आप कॉइन टॉस करोगे तब पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, एम एन रूल हमें कहता है तब पॉसिबिलिटीज़ होंगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी जब दो दफ़ा आपने कॉइन को टॉस किया, 4 होगी। 4 पॉसिबिलिटीज़ किस तरह से होंगी, देखिए, एक दफ़ा आप कॉइन टॉस करते हो हेड आ सकता है, दूसरी दफ़ा करते हो तो भी हेड भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गई एक कह लें कि आउटकम पॉसिबल। दूसरी पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है कि दोनों दफ़ा टेल टेल आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक दफ़ा हेड आ जाए और दूसरी दफ़ा टेल आ जाए। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक दफ़ा पहले टेल आ जाए और बाद में हेड आ जाए। सो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आउटकम की, इनको हम कैलकुलेट क्या करते हैं, प्रोडक्ट से। मींस कि एक दफ़ा कॉइन को टॉस करने की पॉसिबिलिटी है 2, दूसरी दफ़ा भी 2, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, आपको इसको हम कहते हैं एम एन काउंटिंग रूल, जिसमें हम पॉसिबिलिटीज़ को काउंट करते हैं। अच्छा, अब इसकी उन्होंने एग्जांपल दी है। एक औरत है, उसके पास 10 पेयर ऑफ शूज़ है और 12 ड्रेसेस हैं। तो क्वेश्चन ये है कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। देखिए, मैंने ये आपको बताया जैसे टास्क की एग्जांपल में कि पॉसिबिलिटीज़ जब भी निकालनी होती है तो दो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ कैसे निकलेंगी, उनकी प्रोडक्ट से। इधर क्या है, 10 शूज़ हैं और 12 ड्रेस हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 120 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि 120 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे। देखिए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फीमेल वुमेन है जिसके पास 10 शूज़ के पेयर हैं और 12 कपड़ों के डिफरेंट ड्रेसेस हैं, तो 120 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं। अगर आप माइंड में सोचो तो एक शूज़ जो है, ठीक है, उसके साथ जब पहला ड्रेस पहनेगी तो एक कॉम्बिनेशन, दूसरा पहनेगी तो दूसरा एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसी शूज़ के साथ वो अपने जब 12 डिफरेंट ड्रेसेस पहनेगी तो क्या होगा, 12 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके पास अब कितने रह गए, 9 शूज़ रह गए। बाद में वो दूसरा शूज़ पहनेगी और उसके साथ 12 डिफरेंट वही ड्रेसेस पहनेगी, तो क्या हो गया, नए कम्बिनेशंस बन गए, 12। इसी तरह से अब उसके पास जो तीसरा शूज़ है वो लेगी और उसके साथ अपने दोबारा बाकी 12 ड्रेसेस पहनेंगे, तो इस तरह
न्यू कम्बिनेशंस बन गए। सो ये सिंपल है कि जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनके आपने कम्बिनेशंस निकालने कितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि प्रोडक्ट उनका निकाल लेना और वो पॉसिबल कम्बिनेशंस आपको दे देगा। देखिए इधर उन्होंने गाड़ी की एग्जांपल दी है कि एक गाड़ी है, उसके 3 डिफरेंट डिज़ाइंस में वो आती है, 15 डिफरेंट कलर्स में आती है। फिर इंटरनल ट्रिम जो है मींस के इंटरनल फैब्रिक के जो डिफरेंट कलर्स या डिज़ाइन है उसमें उसके 9 है। इस तरह डिफरेंट 3 इंजन साइजेस में आती है। तो जो टोटल पॉसिबल कार मैन्युफैक्चरर है वो गाड़ी के कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस कर सकते हैं, हम क्या करेंगे इन सब की प्रोडक्ट ले लेंगे और वो आंसर आ रहा है 3 × 15 × 9 × 3। वो कितने कम्बिनेशंस बन जाएंगे, 1215। सो एम एन काउंटिंग रूल सिंपली हमें ये बताता है कि जब भी हमने पॉसिबल कम्बिनेशंस निकालने या आउटकम निकालनी है तो हमने प्रोडक्ट लेनी होती है। जैसे मैंने टॉस की एग्जांपल दी, एक दफ़ा आप टॉस करोगे तो पॉसिबल कम्बिनेशंस 2 हैं, दूसरी दफ़ा करोगे तो कितने हो गए 2 × 2 4, तीसरी दफ़ा करोगे तो क्या होगा 2 × 2 × 2 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस आ सकते हैं। उसकी मैंने आपको हेड में एग्जांपल भी दी कि आप उसको माइंड में भी देख सकते हो कि वो किस तरह से बन रहे हैं कम्बिनेशंस। फिर है पॉसिबल कम्बिनेशंस के साथ ही एक मिलता जुलता कंसेप्ट है परम्यूटेशंस। ठीक है, परम्यूटेशंस क्या होती हैं, अ सेट ऑफ सेवरल पॉसिबल वेज, अ सेट ऑफ सेवरल पॉसिबल वेज इन विच अ सेट और नंबर ऑफ़ थिंग्स कैन बी ऑर्डर्ड और अरेंज्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6 डिफरेंट बुक्स हैं तो आप उनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट कम्बिनेशंस में। ठीक है, मींस कि आपके पास एक समझ लें 6 डिफरेंट कलर्स की बुक है तो आप उनको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पहले ब्लू बुक रखें, फिर रेड रखें, फिर ग्रीन रखें, फिर येलो रखें, फिर वाइट, फिर ब्लैक, तो ये एक कम्बिनेशन हो गया। अब आप किसी की तरतीब चेंज करोगे तो एक न्यू कम्बिनेशन बन जाएगा उनके ऑर्डर का। इस तरह से इसको हम कहते हैं परम्यूटेशंस। इसका एक फार्मूला है कि जब भी आपने किसी चीज़ के कम्बिनेशन निकालने हैं तो आप उन कैसे निकालोगे, एन और हाइफन आगे होगा जो कि डिनोट करता है उस कम्बिनेशन को। इसमें क्या करते हैं कि इसको आप फैक्टर्स उनके ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6 डिफरेंट बुक्स हैं और आप उनका कम्बिनेशन निकालना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, 6 के फैक्टर्स ले लोगे। फैक्टर से क्या मुराद है कि आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे उससे छोटे नंबर से जो कि 5 है, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, और जो आंसर आएगा उतने ही पॉसिबल कम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल ABC 3 लेटर हैं, ठीक है, इनका अगर मैं चाहता हूँ कि टोटल पॉसिबल कितने कम्बिनेशन हो सकती है तो मैं क्या करूँगा 3 का फैक्टर्स ले लूँगा। ठीक है, जिसको फैक्टोरियल्स कहते हैं। क्या होगा 3 × 2 × 1। ठीक है, लाइक आपको ये एग्जांपल में भी दी है। तो कितने पॉसिबल ABC के कम्बिनेशन बन सकते हैं, 6 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं। अच्छा अब देखें कम्बिनेशंस कैसे हैं, लाइक ABC इज़ अ कम्बिनेशन। अब आपने क्या किया, अगली बार तरतीब चेंज कर दी, ACB कर लिया तो ये सेकंड कम्बिनेशन है। फिर आपने क्या किया, BAC कर दिया तो दिस इज़ अ थर्ड कम्बिनेशन। अब आपने क्या किया, C को पहले कर दिया, BCA कर लिया, दिस इज़ फोर्थ कम्बिनेशन। फिफ्थ में आपने क्या किया, C को पहले कर दिया और बाद में AB कर दिया, और लास्ट में आपने क्या किया, AB और C कर दिया। ठीक है, वो क्या कर A कर दिया, वो क्या कर बन गया, एक थर्ड कम्बिनेशन बन गया। सो आप एक ही चीज़ को जो 3 लेटर्स है उनको डिफरेंट कम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। थर्ड क्या है, CBA है। ठीक है, मेरे ख्याल है बुक पे उन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, सो ये क्या है कि पॉसिबल कम्बिनेशंस है जिसके तहत आप चीज़ों को लिख सकते हैं, और इसको निकालने का बुनियादी तरीका क्या है, एन का फैक्टर लेना। ठीक है, एन क्या है, जो आपके पास नंबर ऑफ़ आइटम्स है आपने उसके फैक्टर्स बना लेने हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 8 डिफरेंट आइटम्स है और आपने उसके कम्बिनेशंस निकाल लिए 8 डिफरेंट चीज़ों के कि उसको किस तरह से कंबाइन किया जा सकता है, तो आपने जो एन है, एन हाइफन इज इक्वल टू 8, आपने क्या करना है कि 8 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। तो जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, वो पॉसिबल कम्बिनेशंस बन जाएंगे। इधर उन्होंने एग्जांपल आपको दी है, कंसीडर लेटर ABC और उसके उन्होंने कम्बिनेशंस बना दी हैं। ठीक है, ABC के जैसे आपने कहा कि 6 डिफरेंट कम्बिनेशंस बन सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल
6 डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लाइक मैंने कहा कि बुक्स 6 डिफरेंट कलर्स की हो सकती है, उनकी कम्बिनेशन निकाल ले तो दैट इज़ ईजी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। लेकिन अब ये जो कम्बिनेशंस होते हैं या पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं, इनका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है अगर आपके पास उस ग्रुप में आइडेंटिकल आइटम है। आइडेंटिकल आइटम से क्या मुराद है कि एक ही नेचर की दो डिफरेंट आइटम्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6 डिफरेंट बुक्स है और उनके अंदर से 2 बुक्स जो हैं वो ग्रीन कलर की हैं और बाकी डिफरेंट कलर्स की हैं, तो अब जो 2 ग्रीन बुक्स हैं जो कि आइडेंटिकल नेचर की हैं, अब क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ़ कम्बिनेशंस कम होगी क्योंकि 2 आइटम्स क्या है, सिमिलर नेचर के हैं आपके ग्रुप के अंदर। सो उसका फार्मूला क्या होगा, n हाइफन डिवाइडेड बाई x हाइफन, ठीक है। x क्या है, x से मुराद है नंबर ऑफ़ टोटल आइडेंटिकल आइटम्स इन द ग्रुप, और n से क्या मुराद है, टोटल नंबर ऑफ़ आइडेंटिकल आइटम, टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स इन अ ग्रुप, सही है। सो मैंने आपको बताया था कि लाइक आपके पास 6 डिफरेंट अगर बुक्स हैं और उन 6 में से 2 अगर आइडेंटिकल बुक्स हैं, तो अब कम्बिनेशन कितना बनेगा टोटल, उसको हम किस तरह से निकालेंगे, दैट वुड बी कि सबसे पहले आपको n का पता होना चाहिए, n इज़ इक्वल टू 6, और x क्या है इसमें, आइडेंटिकल नंबर ऑफ़ आइटम्स जो कि 2 है। अब आपने क्या करना है कि n हाइफन को डिवाइड कर देना है x हाइफन से, या n फैक्टोरियल्स को डिवाइड कर देना है x फैक्टोरियल से। n इधर क्या था हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसको डिवाइड हमने किससे कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने थे, 2। सो वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इन्होंने आपके इलस्ट्रेशन में दी है एग्जांपल कि अगर आपके पास लेटर हैं ए बी सी और इनके अंदर से फॉर एग्जांपल पहले ए बी सी की एग्जांपल थी, अब इन्होंने एग्जांपल दी है अगर आपके पास 3 डिफरेंट लेटर्स हैं एंड दैट इज़ ए बी बी, तो अब कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे। अब देखें इस वाली एग्जांपल में अब बी बी क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हो गए, n, और आइडेंटिकल कितने हो गए, x जो कि 2 है। सो अब आपके कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं, n मीन्स के 3 है, 3 का फैक्टोरियल निकालें, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 6, और नीचे x है जो कि नंबर ऑफ़ आइडेंटिकल आइटम्स हैं वो कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सो अब आपके पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 3। देखें जब आपके पास 3 डिफरेंट लेटर थे ए बी सी, तब टोटल नंबर ऑफ़ कम्बिनेशंस कितने बन सकते थे, 6 बन सकते थे। अभी देखें फार्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाई x। अब क्या है कि आइडेंटिकल आइटम्स आ गए, तो अब नंबर ऑफ़ कम्बिनेशंस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, क्योंकि n डिवाइड बाई x होगा। इसी तरह से आपके इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं साथ। अच्छा उसके आपने जितने मैंने आपको बताई है एग्जांपल, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करें, ठीक है, बेसिक जो है, उसके बाद हम क्लास में उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा अब है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि चांस ऑफ अकरिंग समथिंग, ठीक है, कोई चीज़ है उसके होने का कितने परसेंट चांस है। इसकी वो हम परसेंटेज में भी निकालते हैं और नंबर में भी निकालते हैं। लाइक प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की 0 से लेके 1 तक हो सकती है, यहाँ 0% से लेके 100% के दरमियान हो सकती है। अच्छा जैसे पहले बात की है कि जब भी कोई इवेंट अकर होता है उसमें पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर आउटकम है उसके होने का कितने परसेंट चांस है, उसको हम सिंपल वे में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अच्छा प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट का जो फार्मूला दैट इज़ पी इवेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ आउटकम्स वेयर द इवेंट अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो इवेंट है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस प्रोबेबिलिटी के होने का जो चांस है या इवेंट अकर होने का, उसको आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम से। अच्छा लाइक मैंने आपको कॉइन की एग्जांपल दी थी कि जब कॉइन को टॉस करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, हेड या टेल। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड क्या है, एक इवेंट है ना, दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, 2। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई कि जब आप कोइन को टास्क करेंगे तो हेड आएगा 0.5, या उसको परसेंटेज में अगर आप चेंज करें तो 50%। इसी तरह से डाइस की बात करते हैं, जब आप लूडो खेलते हो तो डाइस पे कितने होते हैं, 6 फिगर्स होती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 या 6 आ सकता है।
अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है जब भी आप लूडो का दाना फेंकते हो, तो 6 पॉसिबल आउटकम है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता हूँ तो 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो 1 आना या 2 आने की या 3 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि जब आप डाइस फेंकते हो लूडो की, तो 4 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो बारी में 4 आएगा, वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। सबसे पहले आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती है। सो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। सो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ कितनी है जब आप लूडो का दाना फेंकते हो, 6। ये तो आ गया नीचे। ऊपर क्या आएगा, 4 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 4 आना एक इवेंट है। सो आपने क्या करना है, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि आपका 4 आने का कितना चांस है, 1/6, जो भी आंसर आ गया, ठीक है, अबाउट 16.67% आ गया, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि किसी भी इवेंट का अकर होने का कितना चांस है। अच्छा, अब देखें इधर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि डिफरेंट कलर ऑफ पेन है, ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन। अब ब्लू जो है वो 4 है, रेड 2 पेन्स है, ब्लैक 3 है और उसके अलावा ग्रीन जो है वो 1 है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि ब्लू कलर जो है उसके नंबर ऑफ़ पेन्स कितने हैं, 4 है, रेड के 2 है, ब्लैक के 3 है, ग्रीन के 1 है। सो जो टोटल नंबर ऑफ़ पेन्स है दैट इज़ 10। अब इस वाले क्वेश्चन में जब भी आप देखोगे एग्जांपल जो है बेसिक प्रोबेबिलिटीज़ की, कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ब्लू पेन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है कि जब आप इस बैग में हाथ डालते हो तो आपके हाथ पे ब्लू पेन आ जाए, वो कितनी होगी। ब्लू पेन टोटल कितने हैं, 4 है, और टोटल नंबर ऑफ़ पेन्स कितनी है, 10 है। सो आप क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4/10, कि 40% प्रोबेबिलिटी है कि आपके हाथ पे ब्लू पेन आ जाए। अब आता है कि आपके हाथ पे ग्रीन पेन आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो ग्रीन पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10, क्योंकि टोटल जो है वो उस बैग में एक ग्रीन पेन है। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसका आंसर क्या हो गया, 10%। इसी तरह से ब्लैक पेन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/10, 3/10 दैट वुड बी 30%। सो ये सिंपल है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, और इन परसेंटेज वो जो इवेंट अकर है वो कितने टाइम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइस है, उसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है, कि कोई एक दाना आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1/6। इसी तरह से हमने जो पेन की एग्जांपल देखी है तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ब्लू पेन ज़्यादा है। सो हमारे हाथ में ब्लू पेन आएगा जब हम बैग में हाथ डालेंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि उसका नंबर भी ज़्यादा है। सो वो ज़्यादा परसेंट बन रहा है टोटल इवेंट्स का। सो ये सिंपल फार्मूला है बिल्कुल। इसी तरह से अच्छा, अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से क्या मुराद है। देखिए हमने पहले जो पढ़ी है एग्जांपल लाइक डाइस की पढ़ी है या टॉसिंग का कॉइन की पढ़ी है, तो उसमें क्या है कि हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में डाटा ऑब्जर्व करते हैं तो दैट इज़ नॉट द केस। अब आपका ये एग्जांपल डेली सेल्स की दी है, उसमें उन्होंने बताया कि डेली सेल 0, नंबर ऑफ़ डेज दैट इज़ 20, ठीक है। डेली सेल 1 मिलियन या जो भी उनकी वैल्यू है, उसकी जो नंबर ऑफ़ डेज़ है दैट इज़ 30। डेली सेल 2 दैट उसके नंबर ऑफ़ डेज़ 25 है। इसी तरह 3 के 15, 4 के 10। सो हर जो इवेंट है इसकी जो अब नंबर ऑफ़ डेज़ हैं या इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ डिफरेंट, सही है। अब देखें इसको हम कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रायल वियर द इवेंट अकर्ड, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कैरिड आउट। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो ट्रायल्स है दैट इज़ 100, कि जो नंबर ऑफ़ डेज़ अगर हम काउंट करें 0 से लेके 4 तक डेली सेल्स के, तो वो 100 बनते हैं। अब डेली सेल्स अगर 0 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, 20 वो जो है स्पेसिफिक इवेंट, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कैरिड आउट को, ठीक है। जो स्पेसिफिक ट्रायल है जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। लाइक 20 × 100 उसकी 20% आ गई, 30
डेज़ की 30% आ गई, 25 की 25%। सो रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि हर चीज़ अकर होने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। लाइक डाइस में तो सेम है ना, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होती है, हर चीज़ की डिफरेंट हो सकती है। जो चीज़ इवेंट ज़्यादा अकर हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैच की बात करते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया वो ज़्यादा मैच जीतता है, बांग्लादेश ज़्यादा मैच हारता है, तो बांग्लादेश और जब ऑस्ट्रेलिया की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि मैच कौन जीतेगा, तो क्या होगा, पास्ट इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया की क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा मैच जीतने की, तो ऑस्ट्रेलिया हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे या फोरकास्ट करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा है डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रीवियस रिकॉर्ड। वैसे अगर हम बात करें कि जब भी मैच होता है तो दो टीमों में से एक जीतेगी एक हारेगी, हर एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता जबकि हम उनका ओल्ड रिकॉर्ड देखते हैं कि उसकी परसेंटेज ऑफ विनिंग कितनी है। सो इसी तरह से जो रियल टाइम इवेंट्स होते हैं उनमें प्रोबेबिलिटीज़ सेम नहीं होती, ठीक है, उनको हम रिलेटिव लेते हैं। फिर क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2.2 को देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं जो एक दूसरे पे ये कह लें कि डिपेंड नहीं करते, प्लस वो एक वक्त में हो नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, जब आप डाइस फेंकोगे तो कोई एक ही दाना आएगा ना, 1 आएगा, 2 3 4 5 या 6 आएगा। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि एक दफ़ा डाइस फेंकने से 3 भी आ जाए और 4 भी आ जाए। सो 3 और 4 मीन्स के दो डिफरेंट बारियों में तो आ सकता है, लेकिन एक बारी जब आप करोगे तो वो दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो कि एक टाइम में अकर नहीं हो सकते। अच्छा, अब जो इस तरह के इवेंट होते हैं उसमें अगर हमने दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐड ऑन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी निकालें कि जब आप डाइस फेंकोगे 3 या 4 आएगा। अब ये दो चीज़ें हैं ना, हम दो ऑप्शन दे रहे हैं 3 या 4 की। सो 3 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/6, और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। अब इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी 3 या 4 आने की इस प्रैक्टिस में जब हम डाइस फेंकेंगे वो कितनी होगी, वो ऐड ऑन हो जाएगी। सो जब दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं और हम कोई दो पॉसिबल आउटकम्स को देख रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है। लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू पी ए की प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी। लाइक 3 या 4 आने की प्रोबेबिलिटी एक दफ़ा जब हम दादा फेंकी की क्या होगी, पी ए की प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी, मीन्स के पी 3 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस पी 4 आने की प्रोबेबिलिटी, वो जैसे हमने पहले निकाला था तो दैट प्रोबेबिलिटी वाज 1/6 प्लस 1/6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3.33 या 33.33%। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ कि 1 2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब हम डाइस फेंकेंगे, तो फिर क्या होगा, वो तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो दैट आंसर वुड बी अराउंड 50%, ठीक है। इसी तरह से नीचे एग्जांपल में दिया है ब्लू रेड ब्लैक एंड ग्रीन पेन की। अब उसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज़ ब्लू और ब्लैक, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी आपने सेपरेटली निकाली है और ब्लैक की सेपरेटली निकाली है। ब्लू की कितनी थी 40%, ब्लैक की कितनी थी 30%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू या ब्लैक की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट वुड बी ब्लू की प्रोबेबिलिटी प्लस ब्लैक की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना। सो आंसर क्या आ रहा है 70%। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, एडिशनल लॉ कहते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ ऐड हो जाती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे। अच्छा, अब सेकंड क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मैं कोइन को टॉस करता हूँ तो हेड या आता है या टेल आता है, दूसरी दफ़ा करता हूँ तो दोबारा हेड या टेल आता है। अब दूसरी दफ़ा टॉस जो है, क्या वो जो पहली दफ़ा मैंने टॉस किया था उस पर डिपेंड करता है, आंसर इज़ नो। पहली दफ़ा टॉस किया, दूसरी दफ़ा टॉस किया, तो दूसरा वाला जो इवेंट है वो पहले से पे डिपेंडेंट नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तीसरी दफ़ा टॉस करूँगा वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकालनी है, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो तब क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज़
मल्टीप्लाई होती हैं। लाइक एक दफ़ा जब मैंने डाइस फेंकूँगा, कोई एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। उसी नंबर की दोबारा आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? अब प्रोबेबिलिटी ऐड नहीं होगी बल्कि मल्टीप्लाई बाय होगी, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो आंसर क्या आ गया? 2.78%। इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जब मैं फेंकूँगा डाइस तो 2 आएगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। दोबारा क्वेश्चन है कि जब मैं दोबारा दूसरी दफ़ा डाइस फेंकूँगा तो दोबारा 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो अब क्या होगा कि 2 की जो पहले प्रोबेबिलिटी थी आने की और 2 की जो अब सेकंड इवेंट में आने की प्रोबेबिलिटी है, उनको मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि वो दोनों अब क्या है, इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। सो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 वो बन गया अब टोटल प्रोबेबिलिटी कि दोनों दफ़ा 2 आए। तो वो क्या थी? 2.78, लाइक उन्होंने किया 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। इसी तरह से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, एग्जांपल जो डेली सेल्स में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेली सेल्स बीइंग ज़ीरो ऑन कंसेक्टिव डे। देखिए अब ज़ीरो जो है प्रोबेबिलिटी, ज़ीरो सेल्स जो हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.2। अच्छा, 2 कंसेक्टिव डेज में ज़ीरो ही सेल्स हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2 को दोबारा 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स के उसी प्रोबेबिलिटी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गई? टोटल प्रोबेबिलिटी के दोनों दिन जो सेल है वो ज़ीरो होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.2 इंटू 0.2, जो कि आंसर आ रहा है अबाउट 4%। सो इन चीज़ों को आप ज़रा देखें, ठीक है, और उसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ जैक और अ कॉइन फ्रॉम अ नॉर्मल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब इसका सिंबल क्या है कि टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जैक या क्वीन है ये टोटल कितने होते हैं, एक कार्ड्स के अंदर टोटल इनका नंबर कितना होता है। जितना टोटल नंबर होगा इनका जैक्स के टोटल कार्ड्स के अंदर, उसको आपने ऊपर रखना और नीचे रखना 52 को, तो आपको पता चल जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो आप इसके जितने हमने अभी डिस्कस की हैं चीज़ें, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह क्लास में इसको हम डिटेल में करेंगे।